पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले एयर वॉरियर्स से मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी परसों सुबह जब आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो आखिरकार कल पाकिस्तान को भी ये नकल वाला आइडिया आ गया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पसरूर आर्मी कैंट पहुंच गए, टैंक पर चढ़ गए और लगे अपनी सेना की बहादुरी का बखान करने। साथ में पाकिस्तान की सेना का चीफ जनरल असीम मुनीर भी था। शहबाज शरीफ जब पाकिस्तानी सेना के जवानों से मिल रहे थे तो खौफजदा थे। उनका चेहरा साफ साफ डर बयां कर रहा था और डर छिपाने के लिए शहबाज ने काला चश्मा लगाया हुआ, मगर उससे भी उनकी आंखों में भारत का खौफ छिपाए नहीं छिप रहा। वो अपनी सेना और आवाम का जोश हाई करने के लिए टैंक पर चढ़ गए थे, मगर ऐसा लग रहा था कि उन्हें अब भी डर लग रहा है कि कहीं भारत से कोई मिसाइल ना आकर गिरे। पाकिस्तान पीएमओ ने शहबाज शरीफ की सैनिकों के साथ जो तस्वीरें शेयर की है, जिसमें कोई हवाई पट्टी या कोई रनवे नहीं दिखाई दे रहा, इससे तो यह पता लगता है कि भारतीय हमलों में इस हवाई क्षेत्र को कितना नुकसान हुआ है। और शहबाज के बगल में आसिम मुनीर की तस्वीरें देखिए जरा, उसके चेहरे पर भी हार की मायूसी साफ साफ देखी जा सकती है। भारत से पिटी पाकिस्तानी सेना के जोश को हाई करने की शहबाज ने जबरदस्त कोशिश की, टैंक पर फोटो खिंचवाकर, लेकिन वो अपनी भद्द पिटवाने से कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। पीएम मोदी ने तो डंके की चोट पर S-400 और फाइटर जेट दिखाया था। शहबाज केवल अपना टैंक दिखाकर ही नौटंकी करते नजर आए। और शहबाज ने यहां क्या बोला, ये जब उसके बारे में आप सुनेंगे तो और ज्यादा हैरानी हो गया। पाकिस्तानी पीएम ने यह कहा कि पाकिस्तानी सेना की बहादुरी की कहानियां किताबों में लिखी जाएगी। यहां तक कहा कि आने वाले समय में इस पर शोध किए जाएंगे और किसी और ने नहीं लिखा तो मौका मिलेगा तो खुद किताब लिख डालेंगे। इसे शहबाज का बड़बोलापन नहीं तो और क्या कहेंगे। अभी अभी मार पड़ी है, 50 से ज्यादा इसकी सेना के अफसर और जवान मारे गए और बात कर रहा है बहादुरी की। इसे हद दर्जे की जाहिलपन कहें या टॉप लेवल की कॉमेडी, ये अब आप खुद तय करिए। यहां शहबाज शरीफ ने एक और झूठा बम फेंका, कहा कि हमने 1971 की हार का बदला भारत से ले लिया। मतलब शहबाज एंड टीम पाकिस्तान की आवाम के सामने यह साबित करने पर तुली हुई है कि वो कोई और दौर था और ये कोई और दौर है। उस समय हमारे 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, लेकिन आज की दौर में पाकिस्तान की कैसी पिटाई हो रही है और क्या उसकी स्थिति हो रखी है, ये दुनिया से छिपी हुई नहीं है। वो चाहे तो पाकिस्तानियों को जितना बेवकूफ बना ले, वो दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि दुनिया से सच्चाई छिपी हुई नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा है कि हिंदुस्तान के शूरवीरों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के साथ साथ उनकी मिलिट्री का 1/4 इंफ्रास्ट्रक्चर मिट्टी में मिला दिया, वो भी कुछ घंटों की कार्रवाई। और इसके बाद भागे भागे शहबाज अमेरिका के पास पहुंचे थे और अमेरिका से सीज फायर की गुहार लगाई। और ये आज ये बात सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बोल रहा, बल्कि अमेरिकी रक्षा विभाग से जुड़े बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान के हमले में पाकिस्तान की हालत कुत्तों जैसी हो गई। Pakistan went running to try to achieve a ceasefire, like a scared dog with its tail between its legs. And the fact of the matter is, there is absolutely no spin that the Pakistani military can put on what occurred to shield themselves from the full reality of the fact that they not only lost, but they lost very, very badly. The question now, however, is what Pakistan will do next. Clearly, there's a problem within the Pakistani military, both because it's a cancer on Pakistani society and because, as a military, it's incompetent. तो अमेरिकी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जैसे मार खाने के बाद कुत्ता दुम दबाकर भागता है, पाकिस्तान की हालत वैसे ही थी। भारत से जब पिटाई हो रही थी तो वो अमेरिका के पास वैसे ही दुम दबा के आया था जैसे पिटाई के बाद कुत्ते भागते।
वो कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पाकिस्तान के लिए एक कैंसर है, एक कैंसर की तरह है, और ये पाकिस्तान की आवाम को तय करना है कि वो इस कैंसर का क्या इलाज करेगी। अमेरिकी एक्सपर्ट यहां पे ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जितना आगे बढ़ चुका है आतंकवाद की राह पे, और जिस तरीके से उसकी पूरी व्यवस्था खोखली हो चुकी है, वो इसका कोई इलाज कर पाएगा, पाकिस्तानी फौज से छुटकारा पा पाएगा, इसकी उम्मीद, इसकी संभावना नहीं के बराबर दिखती। पाकिस्तान के हर दावे खोखले, ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इसके बारे में तमाम रिपोर्ट छप रही है और तमाम बातें कही जा रही। अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी माइकल रूबियो, ये इनका बयान भी यह स्पष्ट कर देता है कि कैसे पाकिस्तान पिटाई के बाद दुनिया में भागा भागा फिर रहा था। रूबिन ने आगे यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच रिश्ते को इस ऑपरेशन ने उधेड़ कर रख दिया। जिस तरह से पाकिस्तानी अधिकारी वर्दी में आकर आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए, उसने फौजी और आतंकी का फर्क ही खत्म कर दिया। रूबिन ने पहली बार पाकिस्तान की आतंकवाद के मोर्चे पर आलोचना नहीं की है, वे पहले भी पाकिस्तान को आईना दिखा चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का सरपरस्त देश बताते हुए वहां के आर्मी चीफ असीम मुनीर की तुलना ओसामा बिन लादेन से की थी। तो यहां तो पाकिस्तान को एक अमेरिकी ने औकात दिखा दी। अभी आगे देखिए, पाकिस्तान की बेइज्जतियों का जो सिलसिला है वो पूरी दुनिया में चल रहा है, और इसको जब पाकिस्तानी कहीं देखेंगे तो उनका सिर शर्म से झुक जाएगा। ब्रिटेन की संसद में पाकिस्तान की ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई कि जैसी आपने कभी देखी नहीं हो। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने अपने देश की संसद में खड़े होकर साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान टेरर कैंप्स चलाता है, और उन्होंने अपनी सरकार से सीधे सीधे पूछा कि हम उसके खिलाफ कब एक्शन लेने जा रहे हैं। Following the terrorist attack on the 22nd of April, India and Pakistan engaged in military activity, and India hit 9 terrorist bases. Now there's a fragile peace, which of course is still being negotiated today. What efforts is the Foreign Secretary making to ensure that the terrorist bases are removed from Pakistan-occupied Kashmir? Well, let me be clear that the horrendous terrorism that we saw, 26 nationals stripped and shot, was horrific. And we condemn it, and we will continue to work with close partners to deal with these terrorist threats. तो ब्रिटिश सांसद ब्लैकमैन ने पहले भी पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की थी और अपनी सरकार से जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत के कदमों की पूरी तरह से समर्थन करने का आह्वान किया। उन्होंने 29 अप्रैल को ब्रिटिश संसद में अपने भाषण में इस्लामिक आतंकवाद को लेकर साफ साफ शब्दों में अपनी बात रखी थी। एक बार वो बाइट भी आपको, एक बयान, वो बयान भी सुनना चाहिए। The reality of this terrorist attack, which was well organised, well coordinated, was, despite the minister's words, these 26 men who were murdered systematically by being shot in the head were either Hindu or Christian. And there was a deliberate Islamist attack on those tourists who were just going about their business in a peaceful manner. These terrorists were well equipped, they were well coordinated. And the sad reality is this: whilst the government may give expressions of condolences and support for the people of India, the fact remains that the terrorist bases that exist along the line of control in the illegal part of Kashmir, illegally occupied by Pakistan, still continue to operate across that line of control. So will the government now commit to full support for India in apprehending the terrorists responsible and bringing the backers of those terrorists to justice as well, and take all steps to support the erosion and elimination of terrorism in Jammu and Kashmir? तो नॉर्वे से लेकर नेपाल तक और ब्राजील से लेकर इटली तक, तुर्की को छोड़कर हर छोटे बड़े देश ने पाकिस्तान को लताड़ा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी अलग ही बंसी बजा रहे हैं, अलग ही राग अलाप रहे हैं, जो साफ तौर पर बेसुरा है। लूटे पिटे और सिरफिरे पाकिस्तान की एक और एक्सक्लूसिव आपको रिपोर्ट दिखाएंगे
लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस भारत और पाकिस्तान के बीच जो उन्होंने कहा था कि मध्यस्थता की है, उस अपने बयान से पलट गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं की, बल्कि एक समस्या को सुलझाने में मदद की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैंने समस्या को सुलझाने में मदद की। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया या इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाई, इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई। जरा एक बार ट्रंप को सुनिए, क्योंकि ट्रंप का यह बयान सुनकर इस देश में भी बहुत सारे वैसे लोग जिनको ट्रंप के बहाने मोदी की आलोचना करने का, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने का मौका मिल गया था, उनको ट्रंप के इस बयान से कुछ उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जरा सुनवाइए। Sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. तो ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में अमेरिका को मध्यस्थता की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, और प्रधानमंत्री मोदी जो कि खुद को विश्व गुरु या भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, उनकी लड़ाई अमेरिका को क्यों सुलझानी पड़ी, और ऐसी नौबत क्यों आई कि भारत से पहले अमेरिका में इस बात का ऐलान हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया। आज ट्रंप ने अपने इस बयान के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसमें ट्रंप की भूमिका क्या थी, उसमें अमेरिका की भूमिका क्या थी। और उसमें अमेरिका की भूमिका सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने दोनों पक्षों को एक तरीके से सीज फायर के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन सच यह है कि भारत से तगड़ी मार खाने के बाद पाकिस्तान ने भारत से गुहार लगाई। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे कोई नकार नहीं सकता। और ट्रंप जो कि अपने बड़बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं और जिस तरह की हल्के फुल्के बयान वो देते रहते हैं और बाद में उससे पलटते रहते हैं, उसको बहाना बनाकर हिंदुस्तान में कितनी सारी बातें की गई। मोदी सरकार पर निशाना साधा गया, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर इतने सारे सवाल खड़े किए गए। आज ट्रंप का ये जो पलटू बयान है, उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को एक करारा जवाब मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत के स्वदेशी हथियारों ने जिस तरह प्रचंड पराक्रम दिखाया, दुनिया में उसका डंका बज रहा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश डिफेंस सिस्टम, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन, स्काई स्ट्राइकर, अग्निका कामिकेज ड्रोन्स, ये वो भारतीय हथियार हैं जिसकी चर्चा भी अमेरिका तो छोड़िए बल्कि पूरी दुनिया के वॉर इंस्टीट्यूट में हो रही, और अमेरिका के भी मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में हो रही। इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। इसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखकर इसके दीवाने हुए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत में बने हथियारों की डिमांड कैसे पूरी दुनिया में बढ़ा दी है, आज हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आपको रक्षा मंत्रालय का एक डेटा दिखाना चाहता हूं, जो ये बताता है कि भारत कैसे डिफेंस सेक्टर का एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरता हुआ दिख रहा है। तो रक्षा मंत्रालय का जो लेटेस्ट डेटा है, उसके मुताबिक साल 2024-25 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 12% से ज्यादा बढ़ा और कुल डिफेंस एक्सपोर्ट वो 23,622 करोड़ रुपए का रहा। आपको लग रहा होगा कि 23,622 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, तो आप इसको जरा 2013-14 में जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट था उसके बनिस्पत रखकर देखिए, उसके आमने सामने रखकर देखिए। तो 2013-14 में
भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 686 करोड़, सिर्फ 686 करोड़ का था। यानी कि पिछले एक दशक में 34 गुना की वृद्धि हुई है इसमें। और आज की तारीख में भारत दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को हथियार सप्लाई करता है। और इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भारत की हैसियत एक डिफेंस मैन्युफैक्चरर के तौर पे, एक डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग नेशन के तौर पर कितनी बढ़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के कौन कौन से देश मेड इन इंडिया हथियारों की खरीद के लिए लाइन में लगे हुए हैं, इसकी लिस्ट भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले जान लीजिए कि भारत में बने हथियारों पर दुनिया क्यों भरोसा जता रही और अचानक से भारत के हथियारों में दुनिया की दिलचस्पी इतनी क्यों बढ़ गई, और क्यों चीन में बने हथियारों की डिमांड में तेजी से गिरावट की खबर आ रही है। क्यों चीनी कंपनियां जो J-10 और JF-17 जैसे फाइटर प्लेन बनाती है, उनके शेयर लगातार धड़ाधड़ नीचे गिर रहे हैं। ये आप जब जानेंगे तो एक भारतीय के तौर पे गर्व महसूस करेंगे। दरअसल हथियारों की असली परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों की श्रेष्ठता साबित कर दी। दुनिया के सामने जग जाहिर हो गया कि जो भारतीय हथियार हैं वो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है। और दुश्मन पर स्ट्राइक और अटैक का मामला हो या फिर उनके हमले को नाकाम करने की चुनौती, मेड इन इंडिया हथियार दोनों ही मोर्चों पर इन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया। और 80% चीनी हथियारों के साथ लड़ रहा पाकिस्तान कुछ घंटों की लड़ाई में घुटनों पे आ गया। बल्कि मैं कहूं कि कुछ मिनट की लड़ाई में, जो आखिरी लड़ाई, जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी, वो सिर्फ 23 मिनट की थी। 23 मिनट के भीतर भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के पूरे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया, वो बताता है कि भारत का जो इंडिजिनस सिस्टम है वो कितना रोबस्ट है, कितना ताकतवर है और कितना भरोसेमंद है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, PL-15 मिसाइल, जो कि चीन का सबसे सो कॉल्ड एडवांस मिसाइल माना जाता है और जिसकी रफ्तार बताई जाती है कि 5 मैक, यानी कि आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा है। और उसको लेकर कितने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे दुनिया भर में कि उसे रेडार भी नहीं पकड़ सकता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया। और यही हाल चीन के HQ-9P मिसाइल का भी हुआ। HQ-9 चीन का एडवांस, एक तरीके से आप समझिए कि जैसे S-400 है, उस तरह का HQ-9 उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। और चीन का एडवांस JF-17 फाइटर जेट, उसको भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। तो पाकिस्तान अपनी मिलिट्री के जो ठिकाने थे उसकी सुरक्षा तक नहीं कर पाया, जबकि उसके पास HQ-9 सो कॉल्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो भी था, PL-5 मिसाइल सिस्टम था और J-10 और JF-17 जैसे उसके पास चीनी फाइटर थे। लेकिन ये सब कबाड़ साबित हुआ। भारत ने अंदर घुसकर उसके 11 मिलिट्री एयर बेस ध्वस्त कर दिए, उसके न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया और इस तरीके से बनाया कि पाकिस्तान ने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चीन को उसका अंदाजा भी नहीं रहा होगा जिस तरीके से हमने 23 मिनट के भीतर पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे ध्वस्त किया कि वो काउंटर अटैक करने की भी स्थिति में नहीं था। और इस तरह मेड इन इंडिया हथियारों का डंका दुनिया भर में बज उठा। पीएम मोदी ने आदमपुर एयर बेस जब पहुंचे हो तो उन्होंने इसी बात को दोहराई। एक बार पीएम मोदी को सुनिए जरा। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ी डिमांड आज की तारीख में अगर किसी हथियार की है तो वो है ब्रह्मोस मिसाइल की। हम ये रूस के साथ मिलकर इसे बनाते हैं और ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार से उड़ान भरती है और ये अधिकतम 800 किलोमीटर तक सटीक मार कर सकती है। और सटीकता के मामले में तो ये दुनिया की सबसे शानदार क्रूज मिसाइल मानी जाती है। यहां तक कि अमेरिका और रसिया के पास भी अपना कोई ऐसा मिसाइल नहीं है
जो कि इतना सटीक मार कर सके। कहते हैं कि 500 किलोमीटर दूर भी मार करता है जब ब्रह्मोस, तो 1 मीटर से ज्यादा का डेविएशन नहीं आता। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि यहां से बैठकर, इसीलिए आप जरा गौर करिए कि ब्रह्मोस मिसाइल से जब हमने किराना हिल्स पे हमला किया, न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी पे, तो भारत ने तय किया था कि उसे कहां मारना है। उसके दोनों एंट्रेंस हमने ध्वस्त कर दिए, यानी कि वो रास्ता जहां से कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को बाहर निकाला जा सकता था, अंदर ले जाया जा सकता था, वो दोनों के दोनों एंट्रेंस हमने ध्वस्त कर दिए। और कई सौ किलोमीटर दूर भारत से हमने मारकर, आप सोचिए कि कितनी सटीकता है इसमें, कैसा अचूक निशाना लगाता है ब्रह्मोस। और ये जो जिस तरीके का कारनामा ब्रह्मोस ने किया, पूरी दुनिया हैरान है। ब्रह्मोस के लिए फिलीपींस से बहुत बड़ा ऑर्डर पहले ही मिल चुका है और अब खाड़ी के कई देश इसके लिए भारत से डिमांड कर रहे हैं। वियतनाम, इंडोनेशिया और ब्राजील इसे खरीदना चाहते हैं। दरअसल ब्रह्मोस को समंदर, आसमान और जमीन तीनों प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है और भारत इसके तीनों वर्जन डेवलप कर चुका है। अभी हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में इसकी फैक्ट्री है, इसका प्रोडक्शन बेस है, और अभी हाल ही में लखनऊ में भी इसका प्रोडक्शन शुरू किया गया है, जहां पर कि ब्रह्मोस का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जिसको ब्रह्मोस एनजी कहते हैं, उसका प्रोडक्शन होने वाला है। इसी तरीके से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसकी ग्लोबल डिमांड है साहब आज की तारीख, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के एयर डिफेंस का जो सेकंड लेयर था, उसको अपने दम पर संभाले रखा। रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी मिसाइलों के लिए एक तरीके से बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, और जो बड़ी मिसाइलें, जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं या SRBM मिसाइलें हैं, उससे भारत को सुरक्षा देती है। और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, वो भारत का आयरन डोम बनकर उभरा ऑपरेशन सिंदूर में। ये पाकिस्तानी मिसाइलें और जो फाइटर जेट्स और कॉम्बैट ड्रोन्स, ये सब जो भारत आ रहे थे, इन सब के खिलाफ इतना जबरदस्त, इतना भरोसेमंद एक हथियार के तौर पे उभर के सामने आया कि आज पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। आर्मेनिया ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए 6000 करोड़ का ऑर्डर पहले ही दे रखा है और इसके बाद कहा जा रहा है कि अब उसे वो और बड़ी संख्या में खरीदना चाहता है। वहीं ब्राजील और मिस्र ने भी इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को DRDO ने डेवलप किया है, जबकि इसे भारत की जो एक कंपनी है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, वो बनाती है इसे, और इसका यूनिट हैदराबाद में। आकाश की इतनी जबरदस्त डिमांड आई है आज की तारीख में कि हैदराबाद यूनिट में वीकली ऑफ में कटौती करने की नौबत है, क्योंकि भारत सरकार से लेकर और दुनिया भर की सरकारें इसे खरीदना चाहती। ऑपरेशन सिंदूर के बाद L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन, इसकी चर्चा भी दुनिया में। 1 मिनट में 330 गोले दागने वाला ये एंटी जो एयरक्राफ्ट गन है, ये पूरी तरीके से स्वदेशी है और रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम से लैस ये जो गन है, ये 4 किलोमीटर तक किसी दुश्मन को हवा में फटकने नहीं देता, इतना ताकतवर है। पाकिस्तान के ड्रोन स्वाम अटैक को ध्वस्त करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी और ये मूल रूप से स्वीडन की बोफोर्स कंपनी की तोप है, जिसे भारत ने अपग्रेड करके और बहुत घातक बनाया है। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कंपनी और L&T कंपनी से बनाती है। MP के जबलपुर में इसका प्रोडक्शन यूनिट। इसी तरीके से बराक 8 मिसाइल और स्काई स्ट्राइकर कामिकेज ड्रोन, ये भी कई देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। बराक 8 मिसाइल की जो इंटरसेप्शन रेंज है वो 70 किलोमीटर है और इसे जल, जमीन और आसमान तीनों प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। इसे भारत में 3 कंपनियां बनाती और वह है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम और टाटा एडवांस सिस्टम। जबकि स्काई स्ट्राइकर जो कामिकेज ड्रोन है, यह एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। लॉइटरिंग म्यूनिशन का मतलब यह है कि यह आसमान में कई घंटे, कई बार तो 20-20 घंटे तक आसमान में हॉवर करता रहता है
मंडराता रहता है और दुश्मन की हर छोटी बड़ी जो उसकी हरकत है उस पर नजर रखता है, और जैसे ही इसे अपना टारगेट मिल जाता है, जैसे ही इसे अपना टारगेट दिख जाता है, वो वहीं पर जाकर और गिर जाता है और ब्लास्ट कर जाता है। और ये इतना घातक है कि हमने इसी को इस्तेमाल करके चाइना का जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है और पाकिस्तान का जो और भी मिलिट्री बेस है उसको हमने ध्वस्त किया। तो इसमें भी भारत के इस ड्रोन में भी दुनिया की बहुत दिलचस्पी है आज की तारीख। और इसे अडानी ग्रुप की एक कंपनी है अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी, ये इसका प्रोडक्शन करती है। तो ये मेक इन इंडिया के तहत भारत में बन रहे जो D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, ग्लाइड बम, ये सब भी दुनिया में इसकी भी बड़ी डिमांड है आज की तारीख। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध, इन तीनों युद्धों में ड्रोन और ग्लाइड बमों ने दुनिया में कोई बताया कि आज के वॉरफेयर में इसकी कितनी जरूरत है और ये कितने महत्वपूर्ण है। अब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम, कामिकेज ड्रोन और ग्लाइड बमों की ताकत दुनिया को दिखाई और दुनिया आश्चर्यचकित है। दुनिया को इसके पहले यह पता था कि इस तरह के ड्रोन्स अमेरिका, इजराइल, टर्की और कुछ हद तक ईरान के पास, लेकिन अब दुनिया को, और चाइना के पास, लेकिन अब दुनिया को यह पता लगा है कि भारत के पास जो उसकी इंडिजिनस ड्रोन कैपेबिलिटी है वो भी कितनी कमाल की। भारत के पास जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी कितना भरोसेमंद और ताकतवर है। भारत का जो अपना मिसाइल सिस्टम है वो भी कितना खतरनाक है। इसके बारे में दुनिया को अब पता लग रहा है और इसके बाद एशिया और अफ्रीका के कई देश इसके लिए खरीदार के तौर पर उभर कर सामने आए। तो अभी तो हमने सिर्फ चंद हथियारों की बात की है आपसे। मेक इन इंडिया के तहत भारत में बन रहे स्वदेशी हथियारों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसे खरीदने के लिए दुनिया के 80 से ज्यादा देश कतार लगाकर खड़े हैं। और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में भारत एक बहुत बड़े डिफेंस सप्लायर के तौर पर उभरेगा, क्योंकि 2014 के पहले का हिंदुस्तान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का आयातक था, इंपोर्टर था, वो बहुत तेजी से दुनिया के नक्शे पर एक बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर नेशन के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि जंग में पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की पर भारत में एक्शन शुरू हो गया है। और ये बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान के दोस्तों और भारत के दुश्मनों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया और तुर्की कंपनी सेलेवी एविएशन से करार रद्द कर दिया गया है और सेलेवी एविएशन के साथ भारत का करार रद्द होने की खबर आ रही है, जिसमें कि भारत में 9 एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा इस कंपनी के पास था। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने, उसके बाद सेलेवी एविएशन के साथ भारत ने करार खत्म कर दिया है। इसके पहले भी जैसा कि हमने आपको बताया, नवभारत पे हमने आपको डिटेल से इसकी खबरें दिखाई कि भारत सरकार ही नहीं बल्कि भारत की आम जनता ने भी कैसे अपने शत्रु बोध को एक तरीके से उसका परिचय देते हुए जो टर्की के लिए उन्होंने जो अपनी छुट्टियां प्लान कर रखी थी वो सारी बुकिंग कैंसिल कर दी। अजरबैजान के जाने वाले जो उनका जो पूरा प्लान था उसको कैंसिल कर दिया और अब भारत सरकार ने भी उस पर एक्शन लिया है और भारत के 9 एयरपोर्ट की सुरक्षा का काम देखने वाली सेलेबी कंपनी के साथ करार रद्द कर दिया।